नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीयान और आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर। और आज हम बात करेंगे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। आपको बता दें कि देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले 1992 में इस पर संशोधन किया गया था। करीब 34 साल बाद इस नीति को लागू किया जा रहा है। हम जानेंगे इसकी खासियत के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुदर्शन न्यूज़ के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी। सर, हम इस नई शिक्षा नीति की खासियत सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, ये खासियत मैं आपको अगर बताऊं, इससे पहले मैं ये बता दूं कि 92 में जो आपने 92 में संशोधन किया गया था, लेकिन इससे पहले जो 84 या 85 के आसपास जो है राजीव गांधी जी ने नई पॉलिसी लागू की थी। और वो भी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या है, कोई भी पॉलिसी जब सरकार लाती है तो उस समय की परिस्थिति क्या होती है और उस देश काल में उसका क्या महत्व होता है। लेकिन आज जब ये पॉलिसी आई है तो ये जो पॉलिसी है, मेरे हिसाब से ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। लेकिन सरकार की कोई भी पॉलिसी या किसी की भी कोई पॉलिसी आप 100% परफेक्ट नहीं कह सकते। उसमें कुछ ना कुछ खामियां रहती है, तो खामियों पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं खासियत बता दूं कि खासियत इसकी ये है कि 3-4 चीज़ें हैं जो इसको अलग करती है। और ये यूँ कहे कि रोज़गारोन्मुख अगर शिक्षा जिसकी बात हम लोग करते हैं, चाहे विदेशों में जो शिक्षा नीति है या विदेश में जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सीधा काम अपना शुरू करते हैं या नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसको उस चीज़ की ट्रेनिंग शुरुआती पहले दिन से ही उसको मिलने लगेगी। स्कूल के दौरान ही उसको ये चीज़ें मिलने लगेगी। और अलग से अभी क्या होता है, अभी की जो पॉलिसी, आप 12th करते हैं, 12th के बाद आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या मेडिकल में जा रहे हैं या कोई लॉ पढ़ रहे हैं या कोई वोकेशनल आप ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग लेने के बाद जो है आप अलग से फिर जो है नौकरी की तलाश करते हैं या जो है फिर से अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। स्कूल सबसे पहले क्या, देखिए चैलेंज क्या है सरकार के सामने, जी सर, समाज के सामने चैलेंज क्या है कि बच्चा स्कूल जाए। अभी पुरानी पॉलिसी में क्या है, आप देखते हैं आपके घर में भी बच्चे होंगे, सुबह को उठाइए, ऐसा उनके पेट में दर्द होता है जो लगता है कि नहीं स्कूल नहीं जाएगा, उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हो आप। जो जैसे कहते हैं ना कि बकरे को खींच करके आप लाते हो जब बलि के लिए, तो बकरा कैसे पीछे जाता है और उसको आप खींचते रहते हो। बच्चों को देखकर भी करीब करीब यही लगता है कि भाई बच्चे को जबरदस्ती उसकी माँ जो है हलाल करने के लिए ले जा रहे हैं, बस में ठेल रही होती है। तो ये क्यों है? बच्चों को स्कूल जाने के प्रति इंटरेस्ट क्यों नहीं है? लेकिन उसी बच्चे को आप बोलिए कि नहीं खेलने के लिए जाना है, प्ले ग्राउंड में जाना है, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। घर में खेलने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को, इसी फिलॉसफी को और इसी मेंटालिटी को जानते हुए, मतलब कि इस शिक्षा नीति में ऐसे बिल्कुल ऐसी चीज़ों को डाला गया है इस शिक्षा नीति में जो बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ जगे। और सीधे पढ़ाना नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ ले आया सिलेबस आपने और जो जीके जीएस है, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मतलब इसमें अदर एक्टिविटीज भी शामिल होंगी। बच्चों को जबरदस्ती ठूस करके गुट्टी पिला दी, उसके बाद बच्चा जो है आपका एकदम एक मशीन की तरह तैयार हो गया। सारी चीज़ें देखते हो, अब आपके सामने कुछ बच्चे आते हैं, बोलते हैं अरे इसको देखिए, इसकी उम्र तो 5 साल है लेकिन इसको जो है पूरे देश की राज्य राजधानी पता है, देश विदेश की सारी नदियों के नाम पता है। ठीक है, पता है, लेकिन यार उसको जबरदस्ती की हो ना, उसको याद करवाया हो। वो बच्चा बोला था क्या कि मुझे देश की राजधानी याद करनी है, नदियों के नाम याद करने? नहीं, उस खेलने की उम्र है उसकी। हाँ सर, तो और हमारे टाइम पे भी सर डंडा मार मार के सब याद सिखाया जाता था। तो अब क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई में जगे, इसके लिए शुरू में जो है 3 साल के बाद शुरू किया गया इस सिलेबस में। और 3 साल के बाद बच्चे जो है जो स्कूल जाएंगे, उन बच्चों को केवल स्कूल जाने की प्रैक्टिस है, वहाँ पर उनको खेलने के लिए माहौल दिया जाएगा, पढ़ने के लिए बोला ही नहीं जाएगा, परीक्षा ली नहीं जाएगी उसकी। तो उनकी जो नेचुरल स्किल्स है वो डेवलप कीजिए। फिर उसी टाइम में ये भी जो टीचर होंगे वहाँ ये भी एक्सेस करेंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर है। तो सर इस पॉलिसी में शिक्षकों के लिए भी कुछ नई ट्रेनिंग या कुछ ऐसा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। टीचर के साथ, बच्चों के साथ साथ टीचर को भी, क्योंकि पढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है टीचर के ऊपर में है। तो टीचर अभी जो पढ़ा रहे हैं, अभी हालांकि टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है अभी भी, और बीच बीच में टीचर को अलग से भी ट्रेन किया जाता है, अलग से कोर्सेज चलाए जाते हैं। लेकिन सभी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए कि हर एक टीचर को जो है वो ट्रेनिंग मुहैया कराए और उस ट्रेनिंग के आधार पर जो है पॉलिसी को लागू कराए। तो हर एक स्कूल से जो है कुछ शिक्षकों का चयन किया जाता है, वो शिक्षक ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो शिक्षक अपने स्कूल में जा कर के बाकी टीचर को ट्रेन करते हैं। तो टीचर के लिए भी, और टीचर का जो ग्राफ है ना, कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर अच्छा नहीं है, कौन से टीचर ऐसे हैं जो पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, इसका भी आकलन किया जाएगा समय समय पे। और बच्चों के फीडबैक से भी टीचर का रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार होगा। तो यानी, और सर इसमें एक फॉर्मेट है 5+3+3+4, इसमें ये क्या फॉर्मेट है?
देखिए पहले जो हमारी जो पॉलिसी थी वो 10+2 की थी, यानी 12वीं तक जो आप पढ़ते थे 10 तक आप स्कूल से पढ़े, उसके बाद 2 साल जो है उसके बाद जो है आप इंटरमीडिएट में गए, या इंटरमीडिएट में साइंस लिया या आर्ट्स लिया या कॉमर्स लिया, यानी 12 साल की जो पढ़ाई है वो राज्य सरकार के भीतर में होती थी आपको। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के लिए छोड़ दिए जाते थे, आप यूनिवर्सिटी में जाइए, विदेश जाइए, चाहे दूसरे यूनिवर्सिटी में जाइए, यूजीसी के तहत आप आते थे मुख्य तरीके से। लेकिन इसमें क्या है, जो कि आप 15 साल तक सरकार की निगरानी में रहेंगे, 5+4+4+3 जो है आप निगरानी में रहेंगे। और इसमें कैटेगरी वाइज जो है पढ़ाई का, जैसे कि मैंने कहा कि शुरू के जो 5 साल है, 5 साल जो है उसमें बच्चों को जो है कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। बच्चे जो है केवल स्कूल आना सीखेंगे और स्कूल में अपनी रुचि के हिसाब से खेलेंगे। उसी के दौरान खेल खेल में जो सिखाया जा सकता है बच्चों को वही सिखाया जाएगा। उनके ऊपर सिलेबस पूरा करने का या परीक्षा पास करने का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इस पॉलिसी में बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं दिया गया। और आजकल तो सर देखा जा रहा है कि स्पोर्ट्स में भारत काफ़ी नाम कमा रहा है, गोल्ड मेडल्स लेके आ रहा है, सिल्वर मेडल्स लेके आ रहा है। तो ये जो शिक्षा जो पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी वैसे लोगों को प्रमोट करेगी, वैसे बच्चों को प्रमोट करेगी। और आगे का भी जो है, उसके बाद 5 साल के बाद जो आगे का 4 साल है, यानी प्राइमरी लेवल पे जब हो जाएगा, प्राइमरी लेवल से आगे जब जाएगा तो वहाँ पर बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है सिलेबस तैयार। वहाँ पर भी उनके पास ये नहीं है कि आपको साल भर में जो है आपको पढ़ करके पारंगत हो जाना है, पूरा सिलेबस ये करना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पढ़ना है। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा है कि एग्ज़ाम जो पहले जो होता था ना, कि आप एक साल में एक ही बार पढ़ते थे, एक ही बार एग्ज़ाम देते थे, एनुअल एग्ज़ाम होता था। एनुअल एग्ज़ाम में क्या होता था कि साल भर बच्चे जो है, जो पढ़ने वाले तो सालों भर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जो पुराने सिलेबस के हिसाब से, जिसको लोग कहते हैं मीडियोकर्स है, रे पढ़ने में इसका मन नहीं लगता, इसका मन तो खेलने में लगता है, तो वैसे बच्चों को भी अच्छे बच्चे के रूप में चिन्हित किया गया कि वो बच्चे जो सिलेबस, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट दूसरी तरफ है, जिसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी उतना ही इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या है, उनका फोकस एरिया जो है वो अलग है। तो उस तरीके से उन बच्चों का जो है असेसमेंट होता है, वो बच्चे उस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। और सर इस नीति में स्ट्रीम्स का क्या रोल रहेगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल है मीनाक्षी, कि पहले क्या था कि हम लोग जब 10+2 कर लेते थे तो उसके बाद तय होता था कि बच्चा क्या करेगा। बच्चा अगर मेडिकल में जाना है उसको तो वो ISC पढ़ते थे, इंजीनियर में जाना है तो ISC पढ़ेंगे, साइंस फैकल्टी वो स्ट्रीम में जाते थे। जो बच्चा जो है कॉमर्स में इंटरेस्ट है वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाता था, जो बच्चा इन दोनों से अलग है वो आर्ट्स में हो जाता था। लेकिन क्या है, समाज का एक आंकड़ा है, जो आर्ट्स जो बच्चा पढ़ रहा है वो सबसे कमज़ोर है, कॉमर्स वाला उससे थोड़ा अच्छा है, साइंस वाला जो वो सबसे अच्छा बच्चा है। लेकिन कोई बच्चा, किसी बच्चे के बारे में ये कोई एक्सेस नहीं करता था, ये असेसमेंट किसी के पास नहीं था, या कोई सोचता भी नहीं था कि जो फिजिक्स पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट भी हिंदी में लैंग्वेज में हो सकता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट जो है बायोलॉजी में हो सकता है, जो व्यक्ति बैंकिंग या कॉमर्स जो पढ़ रहा है वो भी जो है लिटरेचर में इंटरेस्ट ले सकता है, या उसको भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो है वो अच्छी लग से उसमें इंटरेस्ट उसका हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता, जैसे ही आपने साइंस में लिया तो आपका नाता जो है इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स से छूट जाता था। आपका अगर आपने इतिहास, भूगोल लिया तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री से नाता टूटता था। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बाकी दोनों से नाता टूटता था। इसमें क्या किया गया है कि सब चीज़ पूरा बोलते हैं ना, पूरा खुला छोड़ दिया गया है। आपको जो पढ़ना है आप पढ़ो, आपको जो है ISC, BSc और ICOM, BCom, BSc, BCom या BSc की BA की डिग्री नहीं मिलेगी, आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। मतलब जो पार्ट में बांट दिया गया था, अब वो पार्ट्स खत्म हो गया। हाँ, यानी आप अभी क्या है, अभी आप फिजिक्स के साथ अगर चाहते हो कि ज्योग्राफी भी मुझे अच्छा लगता है, ज्योग्राफी भी पढ़ लो, उसमें भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। और क्या किया गया है, जो पहले था ना, जो 3 साल, अभी क्या आप लोग क्या करते हो, जो 2 साल पास कोर्स था हम लोग से पहले जो था वो पास कोर्स था, पास कोर्स के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, उसमें 1 साल लास्ट जो है ऑनर्स करना है तो आपको 3 साल करना होगा, उसके बाद जो है PG 2 साल का करना होता था। इसमें क्या है, आपको जो वो पीरियड तो है, लेकिन क्या है, जो अगर कोई बच्चा, मान लीजिए हमने 1 साल पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया, चाहे मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, चाहे मैं बीमार पड़ गया, चाहे मेरे घर की परिस्थिति ऐसी हुई कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ उसको, तो वैसे बच्चों का अगर एक बार पढ़ाई छूट गई बीच में और बाद में 2 साल के बाद वो फिर से चाहता है वो फिर से पढ़ाई पूरी करे, तो उसके लिए क्या था, फिर से आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, यानी फिर से पार्ट 1 में एडमिशन लो, पार्ट 2, पार्ट 3 को। लेकिन इस बार इसमें ऐसा नहीं, अगर आपने 1 साल की पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी, आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिल गया आपको 1 साल के लिए। 2 साल पढ़ाई पूरी करी तो आपको क्या है, डिप्लोमा मिल गया। 3 साल आपने पूरा कर लिया, आपको डिग्री मिल गया। और अगर मान लीजिए 1 साल की पढ़ाई के बाद आपने गैप छोड़ दिया, फिर आप 3 साल नौकरी करते रहे, अपने
घर की आर्थिक स्थिति खराब है आपकी, जी सर। तो आपने घर के की सहायता के लिए नौकरी कर ली कहीं पे, आप नौकरी कमाने 2 साल के बाद आपकी स्थिति ऐसी होगी, नहीं अब मुझे जो है ग्रेजुएशन जो है पूरा करना है, तो फिर से आप एडमिशन लेंगे, लेकिन वो 1 साल का डिग्री कंटिन्यू कर लेंगे आप। आपका 1 साल बच गया। अगर कोई 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसका 2 साल मतलब वो फिर से शुरू नहीं फिर से करना पड़ेगा, वो वापस से कंटिन्यू कर सकते जहाँ हैं। आपने छोड़ी थी वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपका टाइम भी बचा और आपने जितना पढ़ा उसका जो महत्व जो है वो सरकार के लिए बना रहा, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। क्योंकि अभी क्या, एक सवाल इसमें आप ये पूछ सकती हैं मुझसे, जो मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन करने के लिए गया 1 साल में छोड़ दिया, कोई 2 साल में छोड़ दिया, कोई 3 साल छोड़ दिया, तो अब उसे तो नौकरी करनी है। हाँ। तो नौकरी के लिए जो वैकेंसी मैं आई, भी यही पूछने वाली थी। तो वैकेंसी में जो है जो क्वालिफिकेशन तो पूछता है ग्रेजुएशन, तो क्या जो 1 साल करके आया है वो कर पाएगा? तो ये सवाल हाँ, नहीं, वो ये बात तो ग्रेजुएशन ठीक है, में लेकिन- काउंट होगा कि नहीं हाँ, होगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं कर पाएगा। पहले भी नहीं कर सकता था, इस बार भी नहीं है। जैसे आप अगर आईएएस की, यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट कमीशन का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर 1 साल आपने पूरी की है, 2 साल पूरी, तो उसके लिए भी अलग से वैकेंसी आएगी। ठीक है, जो ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा है उसके लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए आपको, तो वो 3 साल के बाद ही आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल पढ़ के छोड़ा है तो उसके लिए वैकेंसी भी आएगी, और 2 साल के बाद भी अगर पूरा करना चाहते हैं, 2 साल के बाद भी अगर आपने उसको पूरा कर लिया, कोई समय सीमा इसमें नहीं है कि आपने नौकरी की अप्लाई करने की समय सीमा है। हाँ, लेकिन मान लीजिए 30 वर्ष अगर है यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए 30 वर्ष की आयु सीमा है, वहाँ पर कर सकते हैं। आपने 21 साल में एक पहला पार्ट कर लिया, उसके बाद 2 पार्ट आप नहीं कर पाए, 3 साल जो है आप नौकरी करते रहे, और नौकरी के दौरान आपने तैयारी भी कर ली। जी सर। और लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, तो बाद में आप 2 साल पूरा करके आप डिग्री पूरा कर सकते हैं और फिर से उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसलिए जो रेगुलर किया 3 साल और जो गैप करके उस दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। दोनों एक सवाल बराबर और है सर, इस शिक्षा नीति के दौरान छात्रों के नैतिक गुणों पर कितना ध्यान दिया जाएगा? बहुत ही नैतिक गुणों पर पूरा फोकस किया गया है, और नैतिक गुणों के साथ साथ उसके टेक्निकल स्किल पे भी दिया गया, वोकेशनल कोर्स दिया गया है। और एक चीज़ जिसको लेकर के जो मैंने कहा कि 100% परफेक्ट नहीं होता शुरुआत में, जी तो सर। जिस बात को लेकर के आपत्ति की जा रही है वो आपके इस सवाल से जुड़ा हुआ है कि सिलेबस जो है इसमें, वो सिलेबस सेंट्रलाइज एक कमेटी बनेगी और उसी कमेटी का सिलेबस जो है वो लागू होगा। क्योंकि देखिए एडुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन इसको राज्य सरकारों का अपना बोर्ड होता है। शिक्षा जो है राज्य में आता है, कंकरेंट लिस्ट में नहीं, स्टेट लिस्ट में आता जी है। सर। राज्य सरकारें इसमें करती हैं, और राज्य सरकार जो बोर्ड बनाती है, बोर्ड में उनका सिलेबस चलता है। लेकिन इसको कंकरेंट लिस्ट में डालने के बाद से क्या हो रहा है कि राज्य सरकारों के लिए भी सिलेबस सेंट्रल कमेटी बनाएगी। यानी अगर जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे इतिहास में हमें ऐसा पढ़ाया गया कि हम लोग अपने आक्रांताओं को अपना हीरो समझते हैं। हाँ जी। ये जो चीज़ें हैं इनका समाधान है इस सिलेबस में, जिसका कि विरोध हो रहा है। ओके। क्योंकि सेंट्रलाइज जो कमेटी बनेगी उसमें जो सिलेबस तैयार किया जाएगा, वो सिलेबस जो है वो कमेटी तैयार करेगी, और उसको फॉलो करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी बाध्य है। तो ये आलोचना की जा रही कि नहीं, ये फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला है। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है कि जो कानून राज्य सरकार बनाती है वो राज्य सरकार बनाएगी, और केंद्र अपना कोई भी कानून के राज्य पे थोप नहीं सकता। तो ये एक थोपने वाली बात हो जाती है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हर एक स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टरों की जो बैठक होगी, हालांकि बैठक में क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, उसमें कुछ नहीं अभी कहा जा सकता है। लेकिन अभी तक ये तो एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है पॉलिसी का। और सर इसका हमारे रोजगार पर कितना फ़र्क पड़ेगा? मतलब कि अभी युवा चिल्ला रहा है कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जब ये शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो क्या इसका असर उस पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बहुत ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब देखिए इसमें क्या है ना, जो आपको स्कूल के बाद, प्राइमरी स्कूल के बाद से ही वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ आप जा सकते हैं। यानी आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते जो है आप बढ़ई का ट्रेनिंग ले सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप जो है फ्रिज बनाने की जो ट्रेनिंग या कुछ भी लगे आपको जो हम ले सकते हैं। तो अब जो अभी की पॉलिसी में क्या है, आप 12th करने के बाद जा करके ट्रेनिंग लेते हो, लेकिन वो स्कूल के दौरान ही आपका वोकेशनल चलता रहेगा और उसकी मार्किंग होगी, और वो वैल्यू एडिशन होगा आपके डिग्री में। वो एडिशनल जो है आपको मार्क्स मिलेगा, और उसके आधार पे जो है आपका ग्रेडिंग होगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों को जिनको रोजगार करना है अपना खुद का, तो वो ट्रेनिंग के लिए उनका समय बचेगा। स्कूल में पढ़ने के दौरान साथ वो ट्रेंड भी होते यानी रहेंगे। 12th यानी 10+2 करने के बाद पहले जो लेते थे अलग से जाकर के शिक्षा, वो क्या है, जो आप
12th करने के बाद जो है आपके पास ऑलरेडी डिग्री होगी, आप पढ़ाई करते करते काम भी शुरू कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है ना कि अगर आप 3 साल की पढ़ाई 1 साल में छोड़ देते हैं, बीच में काम करना चाहते हैं, तो वो काम किस आधार पर करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपने स्कूल में ले ली है। हाँ। तो उस जो स्कूल के दौरान आपने ट्रेनिंग ली है उसका फ़ायदा उठाकर अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। तो सर उसका सर्टिफिकेट मिलेगा अलग से? हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा और उसका मार्किंग भी, उसकी मार्किंग भी होगी। जो फाइनल जो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें उसको जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वही जोड़े जाएंगे। तो सर फिर तो ये भी हो सकता है कि कॉम्पिटिशन्स भी होंगे जो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पर हो? नहीं, कंपटीशन तो होगा ही। सबसे देखिए क्या है, एक चीज़ और जो कंपटीशन से मुझे याद आया कि एक चीज़ इस पॉलिसी में और है क्या कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को देश में लाने का जो है ये रास्ता खोल दिया गया कि अब विदेश की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, विदेश की यूनिवर्सिटी जो है आपके देश में आएगी और यहाँ पर ये करेगी। लेकिन ऐसा तो मनमोहन सिंह की सरकार में भी हुआ था। हाँ जी। कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को ये कर, लेकिन क्या था उस समय जब मनमोहन सिंह की सरकार ने जब अलाउ किया था विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में आने के लिए, तो उसके साथ उन्होंने एक शर्त रखी थी कि 50 करोड़ रुपया का आपको एक डिपॉजिट करना होगा यहाँ सरकार के पास। क्योंकि मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी आपने खोल दिया, बच्चों ने एडमिशन ले लिया, फीस दे दिया और उसके बाद आप भाग गए। यूनिवर्सिटी अगर विदेश वाली यहाँ आकर के बच्चों का पैसा लेकर के भाग जाए तो फिर जवाबदेही किसकी होगी, पैसा कौन लौटाएगा उसको? तो इसलिए पहले ही डिपॉजिट करा के रखने में। लेकिन ये जो पॉलिसी है कामयाब नहीं हुई। 50 करोड़ रुपया का जो डिपॉजिट है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी देने के बाद जो है यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। इसलिए कोई भी विदेशी यूनिवर्सिटी मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं आई यहाँ पे। लेकिन अब जो ये सरकार की पॉलिसी है कि इस पर ये कर दिया है कि नहीं, कोई डिपॉजिट आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त लगा है कि टॉप की जो यूनिवर्सिटी है उन्हीं को, ऐसा नहीं कि इस्लामाबाद से यूनिवर्सिटी ला करके खोल दे, कैम्ब्रिज ही आएगा यहाँ पे, ऑक्सफोर्ड ही आएगा यहाँ पे। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं अमेरिका की, यूरोप की, इंग्लैंड की, वही यूनिवर्सिटी यहाँ पर आएगी। उससे क्या होगा, जब आपको लगेगा यार दिल्ली यूनिवर्सिटी तो अभी टॉप है, हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुकाबला कोई नहीं है, JNU का कोई मुकाबला नहीं है, तो क्या है, जैसे ही कैम्ब्रिज आएगा, ऑक्सफोर्ड आएगा, तो उसको एक बराबर की टक्कर मिलेगी। तो इससे क्या, यहाँ जो यूनिवर्सिटी है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और वो मजबूर होंगे कि हम अपने यहाँ। सर JNU से मुझे याद आया कि ये जो नई शिक्षा नीति है इसका JNU पे क्या असर होगा? JNU पे भी असर होगा, क्योंकि एक तो सबसे पहले कौन सा असर हायर एजुकेशन, हाँ। जो बात कर रहे हैं लोग, हाँ। लंबे लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बात है। सिलेबस जैसे ही कंट्रोल होगा तो आप कंट्रोल हो जाएंगे, हाँ। तो सिलेबस जो सेंट्रलाइज कमेटी बनाएगी तो ये केवल राज्यों में ही थोड़ी, हर एक यूनिवर्सिटी में भी लागू होगी ना। तो आप अभी जो दिक्कत क्या है कि आप पढ़ा रहे हो क्या, अकबर और औरंगजेब जो है हमारा हीरो है, जबकि हीरो तो आपका है नहीं, वो तो आक्रांता था, आपके विलेन है, हाँ। आपके देश को जिसने लूटा, आपके देश में जिसने इतना बड़ा कन्वर्सन कराया, जिसने आपके देश के मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ दिया, जिसके कारण आज हम मुकदमा लड़ रहे हैं। ये जो अभी ज्ञान व्यापी वाला मामला, हम औरंगजेब के कारण ही तो, और भी बहुत सारे ऐसे मामले, बहुत सारे सामने। तो ये सारी चीजें क्यों हुई, क्यों अब तक नहीं तोड़ा गया था इसको? क्योंकि औरंगजेब को आप हीरो मानते थे। औरंगजेब के हीरो कौन मानता था? भाई आज का बच्चा जो पैदा हुआ है तो उसको तो जो किताब आप दे रहे वही पढ़ रहा है ना, तो किताब लिखने वाले की गलती है ना, जिसने उस सिलेबस में वो चीज़ अलाउ किया उसको, उसकी दिक्कत है। तो वो दिक्कत मूल से जड़ से ही समाप्त हो जाएगी अगर सेंट्रलाइज कमेटी जो अपना सिलेबस जारी करेगी। क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, ये तय करने के लिए केंद्र सरकार है। इसके फायदे हैं तो नुकसान भी। मान लीजिए केंद्र में सरकार बदली तो वो अपना भी कर सकती है। तो अभी आपको लगता है कि केंद्र की सरकार जो है वो आपके पसंद की चीज़ें ला रही है तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है अगर केंद्र में दूसरी सरकार हो तो वो दूसरी चीज़ें भी ला सकती है। इसलिए ये चीज़ जो है, इस पर मैं जो बोला जो 100% परफेक्ट नहीं है। तो ये सिलेबस कैसे तय हो, जो पॉलिसी हम लाए हैं, पॉलिसी लागू कैसे हो और क्या क्या चीज़ें सिलेबस हो, किस लेवल पे क्या पढ़ाया जाए, ये अभी तय नहीं हुआ। अभी क्या एक फ्रेमवर्क बन के तैयार हुआ है। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अभी काम चल रहा है, इस पर काम जब अभी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और हाँ, इस पे सरकार ने टारगेट भी 2040 तक का रखा है। रंजन साहब जो हैं बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही, और इस बार इसमें जो टीम है, जो 15 लोगों की टीम है, सब एक से एक आपके कहिए जेम्स है, सब रत्न है भारत के इस फील्ड के। और वो जब बनाएंगे तो निश्चित तौर पे अच्छी चीज़ें ही बनाएंगे, अच्छी चीज़ ही लेकर के आएंगे। इसलिए मुझे इस शिक्षा नीति से बहुत उम्मीद है। मुझे लगता है कि 99% लोग जो है, भले विपक्ष जो है क्योंकि ये नई सरकार ला रही है तो उसका विरोध कर दे, लेकिन वो भी अपने बच्चों को अगर इसमें पढ़ाएंगे ना तो एक अच्छा नागरिक बन के निकलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है इसमें। सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे नई शिक्षा नीति कैसे आने वाले छात्रों के भविष्य को और भारत के युवाओं के भविष्य को बदल कर रख देगी। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।